नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण लेक्चर है। पिछले हमने जो 3 पेपर हुए हैं, ऐसे का पेपर और फिर GS1 GS2 का हमने विश्लेषण किया है। और हमने बात की है कि हमको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और अभी पेपर थर्ड हुआ है जो इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है और साइंस टेक से संबंधित पेपर है। और हमारे लिए महत्वपूर्ण पेपर है और आपदा से संबंधित भी उसमें सिलेबस है। तो इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ओवरव्यू कर लेने वाले हैं कि हमको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए और हमको अपनी तैयारी को क्या डायरेक्शन दें जिससे हम इस पेपर को सॉल्व कर सकें। और जो आगे फ्यूचर में जो हम मेंस देंगे, मतलब कि फ्यूचर में आप लोग एग्जाम देंगे, तो उसमें आप कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का डिस्कशन। तो ये बेसिक चीजें हम डिस्कस करते हैं, पेपर वहीं से आया है। यहाँ से जो कुछ प्रश्न आए हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं समग्र रूप से। तो इस समग्र डिस्कशन का फायदा ये होता है कि हमको प्री और मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। वही हमारा प्रीलिम्स के लिए हो जाता है, वही मेंस के लिए हो जाता है। और आप एक स्ट्रेटजी बना पाते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। यही हमारा मोटिव है कि हम समग्र रूप से किसी भी टॉपिक को डिस्कस करें ताकि वो प्रीलिम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो और मेन से संबंधित भी कोई प्रश्न हो वो छूटे ना। इस बात पे हम गौर करते हैं। ठीक है, और आप आज आप देखेंगे कई प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे डिस्कशन से सीधे आए हैं। तो बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि बुनियादी संरचना परियोजनाओं में सर्वाधिक निजी भागीदारी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे के पुनर्विकास में पीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो हमेशा बात चलती है कि सरकार सबको प्राइवेट सरकार सब कर रही है, निजीकरण कर रही है। और एक मॉडल और है कि जो सरकार है और जो निजी क्षेत्र है वो आपस में मिलकर क्या करें, देश के विकास के लिए काम करें, जैसे पीपीपी मॉडल पे बात कर रहे हैं। अब इस प्रश्न में आपको आपको जो बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हैं, जैसे हमको रोड का विकास करना हो, हमको हॉस्पिटल का विकास करना हो, जिसमें सामाजिक परियोजना आ जाती हैं और आर्थिक परियोजना आ जाती है। सामाजिक का मतलब है स्कूल का विकास करना हो, किसी को मानव संसाधन का विकास करना हो, रेलवे का विकास करना हो, रोड का विकास करना हो और एयर का विकास करना हो। तो एयर इंडिया का क्या हुआ? अभी सेलिंग हुई उसका, मतलब कि उसको बेच दिया गया क्योंकि घाटे में चल रही थी। तो आवश्यकता क्यों है, इस बात का समझो। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। पहली बात तो आप इसमें लिखेंगे सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, केवल फैसिलिटेट करना है इस वैश्वीकरण के युग में, उनको सुविधाएं देना है। लेकिन सरकार पीपीपी मॉडल के आधार पर, अब पीपीपी मॉडल विभिन्न टाइप के होते हैं। जैसे किसी ने बिल्ड कर दिया फिर सरकार ने ले लिया, जैसे आप टोल प्लाजा को देखते हैं। एक हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल चलता है। ठीक है, जिसमें 40% सरकार से पैसा देती है, फिर बाद में किस्त में देती रहती है। तो आवश्यकता क्यों है? पहला काम है, सरकार बिजनेस नहीं करेगी। सरकार का मेन उद्देश्य, गांधी जी के सिद्धांत पे बात करें तो हमको लिमिटेड गवर्नेंस की बात करना चाहिए। अटल बिहारी जी की बात करें तो हमको लिमिटेड गवर्नेंस की बात करना चाहिए। सरकार के पास कोई संरचनाओं के निर्माण के लिए कोई मतलब विशेष ज्ञान नहीं है, वो भी प्राइवेट सेक्टर से लेती है। सरकार के पास उतनी पूंजी नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर को लेगी सरकार के पास। और हम अगर सरकारी काम करते हैं तो उसमें देर होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अधिक होता है, टाइम इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम लगता है। तो इन सब समस्याओं के कारण हमको पीपीपी मॉडल पे काम करना चाहिए। और जो बुनियादी ढांचागत संरचना है, जैसे सड़क, रेलवे, और जैसे आपने अभी भोपाल में देखा होगा पीपीपी मॉडल पे बना है। ठीक है, बंसल ग्रुप ने बनवाया है, तो एक अद्भुत उदाहरण है, आप उस उदाहरण को कोट कर सकते हैं। दूसरा, और भी कई स्टेशन है, जैसे गुजरात का बना है स्टेशन, और भी कई स्टेशन है जो बनने की राह में है पीपीपी मॉडल पे। तो इस आधार पे आप उसको कर सकते हैं। आवश्यकता क्यों है, लेकिन आपको उसकी चिंताएं भी लिखनी पड़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर किसी निजी क्षेत्र पे काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में सरकार का इंटरफेस अधिक होता है, तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। मतलब कहने का मतलब है कि एक डायरेक्शन, एक आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो उसके अनुसार आपको इस बातों पे करना पड़ेगा। और रेलवे के संदर्भ में है तो पीपी मॉडल पे बात चली रही है, जैसे भोपाल का रेलवे स्टेशन हो, कई रेलवे स्टेशन हो, कई प्राइवेट
ट्रेन चलने की बात हो जिसमें सरकार क्या देगी, केवल सुविधा देगी, बाकी ट्रेन कौन चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप एग्जाम्पल को कोट करके इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले बाजार अर्थव्यवस्था को समझो। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम डिमांड और सप्लाई पे बात करते हैं। कोई भी कीमत है वो डिमांड और सप्लाई पे चलती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि समावेशी विकास संभव है। तो समावेशी विकास का मतलब है कि देश में जितने भी लोग हैं, माने गांधी जी का सिद्धांत था ना कि सर्वोदय होना चाहिए। सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब है कि देश के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है वो भी विकास की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो, वो विकास के जो फल हैं वो उससे वंचित ना रह पाए। तो ये हमारे लिए क्या है, समावेशी विकास की बात करते हैं, जिसमें गरीब ना हो, जिसमें कुपोषण ना हो, जिसमें शोषण ना हो। तो ये सारी बातें हैं। तो अगर इस बाजार अर्थव्यवस्था में क्या संभव है, और बाजार अर्थव्यवस्था में कौन डोमिनेट करता है, एमएनसी, गूगल, फेसबुक और अदर भी कंपनियां हैं। तो वो केवल क्या देखती हैं, आपका अपना लाभ देखती हैं। क्या वो गरीब और पिछड़े लोगों का विकास करने के लिए तत्पर रहेंगी? जहां तक है नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आप इसकी चिंताएं लिखोगे, फिर उसके समाधान लिखोगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे कि किसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसको क्या किया, समावेशी विकास की धारा में उन लोगों को लिया। जैसे बात करते हैं समावेशी विकास में पर्यावरण भी आया। जैसे कल हमने एक डिस्कशन किया, उसमें एक व्यक्ति ने, पेटागोनिया कंपनी के व्यक्ति ने अपनी $3 बिलियन की सारी कंपनी क्लाइमेट जो एक्टिविस्ट थे उनको दान कर दी। तो इससे देखता है कि बाजार अर्थव्यवस्था भी सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सकती है। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते थे। ठीक है, और भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो वित्तीय समावेश का मतलब है कि गांव गांव क्या हो, बैंकिंग सुविधाएं हो। तो ये हमको देखना चाहिए। आर्थिक विकास में अगर बैंकिंग सुविधाएं नहीं होंगी तो कैसे अब वित्तीय समावेशन होगा? ये इसके लिए सरकार ने जनधन अकाउंट लेके आई, इसके लिए सरकार आधार लेके आई, इसके लिए सरकार फोन पे लेके आई, इसके लिए सरकार ये सारी बातें लेके आई। तो इसको इसलिए सरकार कई योजनाएं लेके आई। ठीक है, तो वित्तीय समावेश उल्लेख करना चाहिए। आप योजनाओं के नाम बताएंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा चिंताएं लिखेंगे जो भी कमियां हैं। जैसे लोगों के पास डिजिटल साक्षरता नहीं है, लोगों के पास अभी भी नेट की सुविधा नहीं है, कई लोग अभी आधार से जुड़े नहीं है। ठीक है, तो ये चिंताएं बताकर आप क्या कंक्लूजन लिखोगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, थर्ड प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हमारी प्रणाली है, चुनौतियां क्या है? जो पीडीएस, सबसे पहले आप क्या करोगे, पीडीएस सिस्टम को लोगे, उसके कुछ मुख्य रूप से प्रावधान है वो लिखोगे, फिर उसकी चुनौतियां लिखोगे, चुनौतियां क्या क्या है। पीडीएस में आजकल गरीब व्यक्ति तो ले ही रहा है, बल्कि अमीर व्यक्ति भी ले रहे हैं, इसकी एक चुनौती है। दूसरी चुनौती है सरकार के पास अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। तीसरी चुनौती ये है कि सरकार की जो पीडीएस सिस्टम में जो अनाज दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है, तो ये भी चुनौती है। और पांचवी चुनौती ये है कि सरकार अगर पीडीएस में बहुत सारा अनाज क्या कर लेती है, स्टोर करके रख लेती है, तो बारिश में हमारे पास जगह नहीं रहती, तो वो अनाज क्या होता है, खराब हो जाता है। ये भी चुनौती है। और पांचवी चुनौती ये है कि हम क्या करें, जो पीडीएस सिस्टम है उसमें लीकेज सिस्टम है। ठीक है, और हम उसको आधार कार्ड से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कई लोगों को क्या नहीं मिलता है, उसकी फिंगरप्रिंट काम नहीं करते हैं, तो वो अनाज से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और पांचवी चुनौती वो है कि हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, 35 किलो अनाज दे रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, काम करने नहीं जाते हैं, वो कहते हैं खाने को तो मिल ही रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, आलसी बोलते हैं। ठीक है, और पांचवी चुनौती ये है कि अनाज में हम केवल क्या देते हैं, गेहूं चावल वगैरह अदर चीज देते हैं। लेकिन अगर साउथ में चावल मिल रहे हैं और अगर वहां पे अगर कोई व्यक्ति मान कि नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेजिटेरियन देना चाहिए। उत्तर में हम ज्यादातर चावल नहीं खाते हैं, दाल वगैरह जो वेजिटेरियन खाना है वो खाते हैं, तो उनको वो प्रेफर करना चाहिए। मतलब कि पीडीएस सिस्टम में हमको करना ये चाहिए कि हमको ये करना चाहिए कि जो जलवायु संबंधित जो क्षेत्र हैं, भारत में जलवायु विविधता है, तो उसके अनुसार उसको वितरण करना चाहिए और क्वालिटी को सुनिश्चित करना चाहिए। झारखंड के मॉडल को अपनाना चाहिए, राजस्थान के मॉडल को अपनाना चाहिए।
तो तभी हम पीडीएस की चुनौतियों को दूर कर पाएंगे। और इसको प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए हमें डिजिटल गवर्नेंस की बात करनी चाहिए। और एक ऑप्शन के तौर पर हम डिस्कस करते हैं कि आप क्या करो, एक यूनिवर्सल बेसिक इसके मतलब कि इसके जगह लोगों को पैसा दे दो। ठीक है, तो वो क्या कर पाएंगे, अपने अनुसार अनाज खरीद पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सब विस्तार वर्णन कीजिए। कार्यक्षेत्र क्या है? बहुत सारे कार्यक्षेत्र हैं। कृषि क्षेत्र में हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, आप आपका इसने वैल्यूएशन कर दिया और मार्केट में उसको मतलब खेत से प्लेट तक लेके आए, उपभोक्ता की प्लेट तक लेके आए। उसका जैसे अब टमाटर है, टमाटर की आपने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद आपने उसको एक कैचअप के फॉर्म में आपको उसको पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद वो उपभोक्ता तक गया, तो उसका क्या होगी, मूल्य वृद्धि हो गई। अगर आप टमाटर 1 किलो बेचोगे तो आपकी वो कीमत 20 रुपए किलो, और ये बेचोगे तो आपकी कीमत होगी 200 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो कार्य क्षेत्र कहाँ है? एग्रीकल्चर में है। ठीक है, एग्रीकल्चर में बहुत सारा कार्य क्षेत्र है। दूध में है, ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्शन है वहां पे कर सकते हैं। महत्व तो क्या है, अगर फूड प्रोसेसिंग होगी तो जो हमारा जो अनाज, जो बहुत सारी किसानों की जो सब्जियां हैं वो सड़ जाती हैं, वो सड़ेंगे नहीं, तो उससे आर्थिक नुकसान उनका कम होगा। लोग, किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा जो अधिकांश जो जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, वो कृषि क्षेत्र से निकलकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएगी। तो ये इस तरीके से इसके महत्व हैं। आप इसकी योजनाओं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पीएम संपदा योजना है, सरकार ने कई फूड पार्क बनाए हैं, तो ये सारी बातें हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ये आपका प्रश्न है, ठीक प्रश्न है। देश में आयु संभाव्यता में आई वृद्धि। ठीक है, मतलब कि संभाव्यता मतलब कि लाइव जो स्पैम होती है वो उसमें वृद्धि हो गई। स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई, या नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं, क्या कदम उठाए जाने हैं? स्वास्थ्य चुनौतियां कौन कौन सी है अभी इस टाइम में? लोगों के पास कोविड के बाद, कोविड तो चलो संचारी हो गए, लेकिन अधिकांश रोग कौन से हैं हमारे? गैर संचारी रोग। समझ रहे हैं बात को? जैसे डायबिटीज हो गया, किसको, किसी का बीपी संबंधित प्रॉब्लम है, किसको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है। तो ये लाइफ स्टाइल परिवर्तन, लाइफ स्टाइल के कारण अधिकांश लोगों में 25% जो युवा है वो 40 साल तक हार्ट अटैक से शिकार है। आप कई वीडियो देखते हैं जिसमें लोग हार्ट अटैक से अचानक गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो समस्या क्या है? हम गैर संचारी रोगों, हमारी जो जनसंख्या है उस पे समस्या है। सरकार ने इसमें, ये आप लिखोगे गैर संचारी डायबिटीज वगैरह, उसकी लांसेंट की रिपोर्ट आप कोट करोगे। ठीक है, और ये सारे रोग बढ़ रहे हैं, इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो चुनौतियां रख दोगे, ये वाली चुनौतियां हैं। कदम क्या क्या है? सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लेके आई सरकार, उसका डिजिटल हेल्थ कार्ड बना सकती है, डिजिटल हेल्थ आईडी बन रहा है सबका। और सरकार के द्वारा जो हेल्थ अवसंरचना है उसमें निवेश किया जा रहा है। तो ये आप जो भी योजनाएं हैं आप इनको कोट कर सकते हैं, और समाधान आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। छठवां प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। सेलुलोज मतलब जो भी हम फॉरेस्टेशन करते हैं, जो भी हमारी जैव विविधता है उसके अनुसार जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है उससे जो निर्माण होता है, तो आपको सेलुलोज, सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बताना पड़ेगा। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे वह कार्बन डाइऑक्साइड जल अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? तो वही फोटोसिंथेसिस, जैसे यहाँ से कोई एनर्जी आई, ठीक है, उसको सेलुलोज के साथ इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज होता है। और ये साइकिल क्या है, चलती रहती है। ये हमारा कोर प्रश्न है, साइंस से कोर प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस से हमारा कोर प्रश्न है। तो आपको इसमें कोई एप्लीकेशन ज्यादा है नहीं, ये आपका बेसिक प्रश्न है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न ये है कि इसके निर्माण प्रभाव और समन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मोक की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। अब गुथेनबर्ग जो प्रोटोकॉल है और हमारा जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, तो इसके संबंध में आपने दिल्ली में देखा होगा वो जो एयर पोल्यूशन हो जाता है,
तो इसमें क्या होता है, फोटोकेमिकल में की मतलब कि सनलाइट और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपस में क्रिया करके फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप उसकी प्रक्रिया और जो रिएक्शन होता है उसको समझाएंगे, ठीक है, और उसके प्रभाव समझाएंगे। और जो गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल है, जो फोटोसिंथेसिस जो हमारा स्मोक है उसके जो समन मतलब कि संरक्षण, उसको खत्म करने कैसे उसको एलिमिनेट किया जाए उससे संबंधित है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको गुथेनबर्ग के बारे में पता होना चाहिए और फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। आठवां प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रिया विधि। अभी प्रश्न क्यों आते हैं, डिजास्टर से आ गया। अभी हिमाचल प्रदेश में बादल फटे, उत्तराखंड में फटे, ठीक है, तो वहां पे लोगों ने क्रिया विधि घटना को समझाइए। मतलब कि अचानक क्या होता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वहां एक जगह पे गिर जाता है, मतलब कि जो भी मतलब हमारे पास जो माउंटेन होते हैं उनके उनके कारण, और जो भी हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है उसके कारण। तो दो उदाहरण आप लिख सकते हो, हिमाचल प्रदेश का लिख सकते हो, बेंगलोर का लिख सकते हो, ठीक है, पाकिस्तान का लिख सकते हो, ठीक है। दो का तीन चार हो गए, तो इस आधार पे आप इसको क्रियाविधि बताना है, घटना को समझाना है, उदाहरण से जैसा लेकर उनकी इम्पैक्ट बताना है, तो ये आप बता सकते हो। और सुझाव भी आपको लिखना है, तो आपका ठीक है। अब नवा प्रश्न है, इंटरनल सिक्योरिटी से है कि संगठित अपराध के प्रकारों की चर्चा कीजिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच आतंकवादी संबंधों का वर्णन कीजिए। संगठित अपराध क्या होता है, मान लीजिए कोई ने एक संगठन बना लिया और वो संगठन क्या कर रहा है, मतलब कि लोगों का व्यापार कर रहा है, देर मतलब कि ट्रैफिकिंग कर रहा है। और वो संगठन क्या कर रहा है, अफीम का व्यापार कर रहा है, चरस का व्यापार कर रहा है। तो संगठित क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन वो फंडिंग कहाँ से लेते हैं, जो आतंकी संगठन होते हैं उनसे फंडिंग लेते भी हैं, उनसे फंडिंग देते भी हैं। अगर ये संगठित अपराध अपना व्यापक रूप ले ले तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठित अपराध है आतंकवाद के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। संगठित अपराध वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो कहां से मिल रहा है, आतंकवादी संगठनों से मिल रहा है, तो वो स्लीपर सेल के रूप में कार्य करेंगे, विभिन्न देशों में आतंकवादी घटनाओं के रूप में अंजाम देंगे। तो इस तरीके से आप संबंध स्टेब्लिश कर सकते हो। पहले आप संगठित अपराध को डिफाइन करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संगठन है उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्राइम करते हैं, फिर उसकी समस्याएं, चुनौतियां, समाधान बारे में बात करेंगे। आपको प्रश्न यहाँ पूछाएगा, ठीक है। अब 10वां प्रश्न है कि भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं और समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक तकनीकी प्रक्रियात्मक पहली की विवेचना कीजिए। समुद्री सुरक्षा चुनौती क्या है, सबसे पहले तो हम चाइना को ले सकते हैं कि चाइना हमारे लिए चुनौती है। चाइना श्रीलंका तक अपने वारशिप को दे सकता है। तो जो इंडियन इंडियन ओशियन है वहां पे हमारे लिए चाइना से संबंधित चुनौतियां हैं, ठीक है। और और क्या है, साइक्लोन की तीव्रता बढ़ती है तो वो भी चुनौतियां हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास समुद्री मतलब की चुनौतियों को आप डिफाइन कर सकते हैं इस आधार पर। और भारत ने सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए, मतलब कि संगठन कौन कौन से बनाए, जैसे कल हमने पढ़ा, संगठन भारत ने क्वाड में भागीदारी की है, भारत कई सारे एक्सरसाइज करता है मालाबार, मतलब कि अमेरिका और जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। और भारत ने I2E2 बनाया है, ठीक है। और भारत ने श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। और भारत ने क्या किया है, मालदीव के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। और भारत ने क्या किया है, बांग्लादेश के साथ जो बिम्स्टेक है उसको एक्टिव किया है। और भी कई चीजें हैं, एशियन जो कंट्री हैं उनके साथ संबंध बनाए हैं। तो भारत क्या करता है, ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक ओशन की बात करता है। तो इन समस्याओं को निपटने के लिए भारत ने जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं, मतलब कि एक सोच रखने वाले जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ संबंध बनाए हैं। और कई हमने और भी कार्य किए हैं। तो इस आधार पर आप प्रश्न को टैकल कर सकते हैं और उसको सुझाव भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। अब 11वां प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। मतलब कि श्रम उत्पादकता क्या है, इस बात को समझो। मतलब कृषि पर अगर कोई व्यक्ति, अभी 4 लोग काम करते हैं लेकिन जरूरत 2 लोगों की है, अगर ये 2 लोग यहाँ से हटा दिए जाए तब भी श्रम जो उत्पादकता है उतनी ही रहेगी कृषि की। तो 2 लोग अतिरिक्त काम करते हैं, तो इसको
वृद्धि के कारण संभव हुआ है। मतलब कि भारत ने इन लोगों को क्या दिया है, दो लोगों को स्किल दे के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिफाइन कर दिया। तो दो लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहे और दो लोग कहाँ चले गए, आगे चले गए। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे। दूसरा, हमारे पास बात यह है कि भारत ने और क्या किया है कि, कहाँ थे हम, हाँ, श्रम उत्पादकता के बारे में, इस कथन को समझाइए। अब ऐसी वृद्धि प्रतिरूप को प्रस्थापित कीजिए जो श्रम उत्पादकता को समझौते किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। मतलब कि हमें श्रम उत्पादकता से समझौता नहीं करना है और ऐसी समृद्धि को हमें लेके आना है। जैसे गहन श्रम क्षेत्रों के बारे में बात करनी है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, लघु कुटीर उद्योग हो गए, उनको स्किल देकर बहुत सारे मतलब कि स्वरोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देकर हमें आर्थिक रोजगार के सृजन करने होंगे, तभी हमारी समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप इस आधार पर इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न 12वां ये है, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? मतलब कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो हमारी जल ऊर्जा है, और भी कई ऊर्जा है, तो उनसे प्राप्त कर लेगा क्या? तो ये आपको कथन की विवेचना करनी है। कर लेगा तो सरकार के स्टेप बताने पड़ेंगे। ठीक है, सरकार ने क्या क्या प्रतिबद्धताएं की हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, COP 26 में, तो वो बतानी पड़ेंगी आपको। और सरकार की जो INDC है तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। आपने उत्तर में औचित्य को सिद्ध कीजिए, जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार होगा, समझाइए। मतलब कि सब्सिडी अगर हम जीवाश्म ईंधनों के देते हैं, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा में दें तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्सिडी के बारे में बात करनी होगी, कितनी के देते हैं, और उसको हम इसको यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर ट्रांसफर कर दें तो हमारी आवश्यकता क्या होगी, पूरी होगी। पहली बात ये हो गई। दूसरा, तेरह तेरह प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की उद्यमकी, मतलब कि जो हमारी अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, मुख्य बाधाएं, तो बाधाएं क्या हैं? किसानों को मार्केट नहीं मिल पाता, किसानों का जो उत्पादन है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता है तो सड़ जाता है। किसानों को उनके बाजार नहीं मिल पाते, अच्छा चीज नहीं मिल पाती, किसानों को कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो वो वहां पे स्टोर नहीं कर पाते, ताकि वो, ऐसी समस्या, मतलब कि जो भी हमारे पास संबंधित चीजें हैं किसानों के लिए, मतलब कि गांव से लेकर हम मार्केट तक उस चीज को लाने के लिए जो जो आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हमको बताना है। तो उनको उनकी बात बतानी है, बाधाओं के समाधान बताना है, सरकार की योजनाएं बतानी है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखा गया है। ठीक है। दूसरा 14 प्रश्न है कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है, भारत में छोटे सीमांत किसानों के लिए कैसे लाभदायक हो सकती है? समेकित का मतलब है कि इंटीग्रेटेड, मतलब कि छोटे सीमांत किसान क्या करें, बहुत सारे मिलकर एक, मतलब कि लोगों के पास क्या छोटे छोटे खेत हैं। अब छोटे छोटे खेत हैं तो इन पे लागत भी अधिक होती है अगर अलग अलग मिलके करते हैं। तो क्या करें, ये सबको मिलाकर एक खेत मिला लें और ये सभी मिलकर एक FPO का गठन कर दें, मतलब कि किसान संगठन का। और फिर इनका लागत भी कम होगी, बार्गेनिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, लघु और सीमांत किसानों के लिए ये लाभदायक होगी। क्या क्या लाभ होंगे बताओ? दर कम लगेगी, मतलब कि लागत भी कम लगेगी, बार्गेनिंग भी कर पाएंगे, प्रॉफिट भी अधिक होगा, आय अधिक होगी, फर्टिलाइजेशन भी नहीं कम यूज होंगे। ठीक है, तो इस आधार पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। 15 प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तभी से समाचारों में बना हुआ है। हम आपको क्या करना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को आपके बारे में बताना है। ये जो पहले हब्बल टेलीस्कोप था उसके स्थान पर लाया गया। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं, तो इंफ्रारेड आधारित जो तरंगे हैं उस पे काम करता है, और हब्बल से कई बेहतर तरीके से हम इमेज को देख पाते हैं। जैसे हाल ही में कई इमेज जारी हुई, जैसे अभी हमने डिस्कशन में पढ़ा था ना वो वाला, कि अभी जो हमारा जो बृहस्पति ग्रह है उसके बारे में अच्छी इमेज, जो क्लियर इमेज आई है, तो वो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ली है। ठीक है, और हमने उसमें कई
अरोरास भी देखे हैं, तो इस आधार पे आप इसको बता सकते थे, वो एग्जाम्पल भी आप वहां पे कोट कर सकते थे। और इसमें पैलेस के अंतरिक्ष शैली इसको से श्रेष्ठ बनाती है, मतलब कौन कौन सी फीचर हैं जो पहले से अधिक श्रेष्ठ बनाती हैं। तो सिंपल आपको लिखना है, बहुत सिंपल प्रश्न है। इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या है, तो ध्येय क्या है, आपको हमको यूनिवर्स के बारे में बात करनी है और मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हैं। ठीक है, तो मानव जाति के लिए क्या होगा, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम उनको और सुख सुविधाएं दिख पाएंगे, लोक कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, साइंस टेम्परामेंट का विकास होगा, जो भी समस्याएं हैं, जो क्लाइमेट से संबंधित समस्या है उनका समाधान कर पाएंगे, जो भी मतलब कि ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन से जो भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित समस्या है वो समाधान कर पाएंगे, तो मानव कल्याण होगा। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो उसे इंटरलिंक करके, ये आपके हो गया। अब 16 प्रश्न है कि वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, वैक्सीन कैसे कार्य करती है, कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धति अपनाई। अब इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया है पूरा, आप देखना उस आर्टिकल को, तो आपके सारे जितने इसमें प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे डिस्कशन में हैं। पहला, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो इसको देखेंगे। तो एक तो हम जो हमारी वैक्सीन बनी है तो इनएक्टिव आधार पर बनी है, जो किसी वायरस को, कोविड का वायरस लिया, उसको इनएक्टिव किया लैब में और फिर उसका वैक्सीन निर्माण कर दिया। लेकिन जिसको कोवैक्सीन बोलते हैं, जो लेकिन कोविशील्ड बनी है, जो वायरल वेक्टर पे बनी है, वायरल का मतलब किसी चिंपांजी से लेकर बनी है, तो उसको दो दो तरीके से बना सकते हैं। एक और आरएनए आधारित प्लेटफॉर्म होता है तो उस पर बना सकते हैं, तो सिद्धांत हो गया। वैक्सीन कैसे कार्य करती है, तो हमने भी ये भी पढ़ा है, आप देख लेना चाहे तो लेक्चर पिछले वाले में। उसमें कैसे काम के बताओ, काम ऐसे करती है कि आपके अंदर वैक्सीन को इंसर्ट किया तो वैक्सीन ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट किया। अब वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगी, तो अगर कोविड आएगा तो स्पाइक प्रोटीन से लड़के उसको एंटीबॉडी खत्म करने का प्रयास करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धति अपनाई, तो भारतीय कौन कौन सी अपनाई है, हमारे केवल इनएक्टिव वायरस वाली पद्धति अपनाई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कोविड में जिसको कोवैक्सीन है शायद ओनली। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत प्रश्न था, ये हमारे डिस्कशन से ही पूरा प्रश्न है, तो आप इसको देख सकते हैं और डिस्कशन में पूरा है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको समग्र रूप से हम पढ़ाई करते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है हमको। और कोई टॉपिक है तो उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसका एडवांस पढ़ेंगे, तब आपका प्रीलिम्स और मेंस का होगा। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए, वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करनी है आपको, क्या है, वैश्विक जल, इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रभाव हम हर डिस्कशन में पढ़ते हैं, जब भी टॉपिक आता है, क्या क्या प्रभाव होंगे बताओ। सी लेवल राइज हो जाएगा, अभी डिस्कशन में पढ़ाई हमने। कहीं क्या क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में वर्षा अधिक हो रही है, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ अधिक आएगी, लाल नीनो अल नीनो का प्रभाव अधिक होगा, ये भी प्रभाव है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, कोविड जैसी बीमारियां आएंगी, ये भी प्रभाव है। कहीं कहीं बादल फटने की संभावना है आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी प्रभाव है। कुछ पॉजिटिव भी होंगे कि कहीं मतलब कि जो आर्टिक रीजन है वहां पे संसाधन हम देख पाएंगे, तो ये पॉजिटिव प्रभाव है। ठीक है, कहीं अगर पहले सूखा पड़ता था तो वहां अब वहां बरसात अच्छी होगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव प्रभाव है, तो इसको देख सकते हैं। उपाय क्या क्या है, तो यूएनएफसीसी के अंतर्गत हम चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, पेरिस जो हमारा एग्रीमेंट है उस पर बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस जो ग्रीन एनर्जी है उस पर बात कर रहे हैं, तो ये आप इसको देख सकते हैं। 18वां प्रश्न है कि भारत में तटीय अपरदन के कारण प्रभाव को समझाइए, खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीक का क्या है। तो ये हमने एक आर्टिकल पढ़ा, हमने डिस्कशन में कि चर्चा ये थी कि जो हमारा तट है दक्षिण वाला पूर्वी तट, वो क्या हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए प्रश्न आया है। अब तटीय अपरदन कारण क्या है, चक्रवात अधिक आने लगे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अधिक हो रही है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे अवसंरचना का विकास कर रहे हैं, इकोलॉजी का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, और वनों का कटाव कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ कारण है। प्रभाव क्या क्या होंगे बताओ, वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, मछुआरों का जो जीवन यापन रहता है वो प्रभावित होगा, भारत का जो आर्थिक रूप से योगदान है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो तटीय तकनीक क्या क्या है, तो जैसे अभी तमिलनाडु ने कुछ सील्ट बनाई है जो सीमेंट वाली, जो हमने पढ़ी थी,
तो उसको लगाने से क्या होगा, अपर्दन नहीं होगा, तो हम चक्रवातों से अपने तटों की क्या कर पाएंगे, सुरक्षा कर पाएंगे। और और क्या कर, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप से उसके कुछ उपाय हैं। अब 19वां प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा में विभिन्न तत्व क्या है। तो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत बहुत सारे तत्व हैं। साइबर सुरक्षा की चुनौती ध्यान रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। तो सरकार ने क्या एक साइबर सुरक्षा नीति लेके आई है। सरकार आईटी एक्ट है। सरकार संगठन ने कई कई संगठन बनाए हैं, जैसे एनसीडीसी कोई संगठन बनाया है, सर्ट इन संगठन बनाया है। तो इनके बारे में आपको चर्चा करनी थी, मुख्य तत्व की बात करनी थी। ठीक है, तो इस आधार पे आप देख सकते हो, और हाल ही में जो घटना हुई उसके एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको देख सकते थे। 19वां प्रश्न है कि नक्सलवाद एक सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मुद्दा है। नक्सलवाद कहाँ देखने को मिलता है हमारा, इधर पूर्वी एरिया में, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और इधर इधर वाला जो रीजन होता है वहां पे, और बंगाल का रीजन। सामाजिक सामाजिक मुद्दा इसलिए है कि वहां पे सामाजिक विकास नहीं हुआ है, आर्थिक वंचना के शिकार है। विकास ये मतलब कि सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है, जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। संदर्भ में उभरते हुए मुद्दे की चर्चा कीजिए। नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति पे बात कीजिए। ठीक है, तो इस आधार पे आप दे सकते हैं। होम मिनिस्ट्री ने अब एक रणनीति तैयार की है कि हम इसको खत्म करने के लिए हम इस रणनीति को करेंगे। उसका नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उसको देख के कमेंट करके बताना क्या नाम है। ठीक है, और सामाजिक है, मतलब कि सामाजिक आर्थिक विकास उनका नहीं हुआ है, तो इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दोनों पक्षों में बात करनी पड़ेगी। इनमें सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी चीजें हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए हम इनको कठोर रूप से इनके साथ विकासात्मक गतिविधियां भी करें, और इनको क्या करें, मुख्य धारा में लेके आए। और जो अगर फिर भी नहीं माने, तो हम क्या करें, कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहें। तो इस पे आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। कुल मिलाकर पेपर आपका बैलेंस है, और सिलेबस से ही आता है हमेशा पेपर, जो हम पढ़ते हैं वहीं से आता है। 3-4 प्रश्न हमारे डिस्कशन से हैं, क्योंकि अभी हमारे डिस्कशन को इतना टाइम नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हुआ है हमें हमें स्टार्ट करी हुए। और मैं हमेशा आपको देने की क्वालिटी देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप कहीं और ना भटक सकें, और कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, जैसा आप पेपर से देख पा रहे होंगे कि पेपर हमारे डिस्कशन की लाइन पे ही आता है मेंस का। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, और जब प्रीलिम्स देखेंगे तब भी आपको आश्चर्यजनक होगा कि ऐसा लगेगा आपको कि हमने प्रश्न कहीं देखे हैं। ठीक है, तो आइए, तो आज का डिस्कशन इतना ही था। हमारा फोर्थ पेपर आएगा तो उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।